हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। ठीक है, और ये हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास होने वाली है बच्चों। ठीक है, और जिसमें हम लोग आपको क्लास 9th की जो चैप्टर नंबर 6 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये चैप्टर हम इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। हाँ, पूरा होल चैप्टर नहीं कवर करने वाले, ये कुछ पार्ट्स में होंगे, जिसमें हम आपका पहला जो वीडियो है वो आज इसके थ्रू आज हम इसमें आपको कुछ पार्ट्स बताएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू। तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ना कुछ बेसिक विज्ञान की जो कुछ बेसिक तथ्य होते हैं, कुछ बेसिक बातें होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती हैं, उनको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से फिर आगे पढ़ेंगे चैप्टर क्या है हमारा। ठीक है, तो देखो सम बेसिक ऑफ साइंस। ठीक है, मतलब साइंस की, विज्ञान की कुछ बेसिक बातें या फिर कुछ बेसिक तथ्य। ठीक है, और होता क्या है, देखो साइंस मतलब हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जो विज्ञान है आपकी, अब तक आपने बस विज्ञान पढ़ते होंगे क्लास 6, 7, 8। ठीक है, बट इसके आगे अब जो आपकी विज्ञान है ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा नंबर पे आपका होगा जो बायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, जीव विज्ञान कहेंगे। और तीसरे नंबर पे आपका है केमिस्ट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, अब ठीक है, इसमें देखो जो आपका फिजिक्स है, ये जो शाखाएं बनी थी, ये आगे चल के फिर से आपको डिवाइड हो जाएंगी। आपको क्लास 9th और 10th में बस ये 3 चीजें पढ़नी है, बट उसके आगे जब जाओगे आप क्लास 10th में जाओगे, सॉरी 11th और 12th में जाओगे, तब आपको ये जो आपकी 3 शाखाएं बनी, यहाँ पे 3 ब्रांचेस बने, ये तीनों ब्रांचेस आगे फर्दर फिर से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और आगे चल के ये जो आपका फिजिक्स है, ये फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी बायोलॉजी है, ये जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, ये इसमें 2 पार्ट्स में क्या होगा, बट जाएगी, 2 भाग में ये बट जाएगा। फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री है आपका, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसको अगर हम बात करें कि जो जूलॉजी है इसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, और जो बॉटनी है इसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और उसी तरह से केमिस्ट्री को अगर देखो आप, रसायन विज्ञान में देखो तो जो ऑर्गेनिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हाँ, साथ ही साथ बच्चों हम इसी यहीं पर एक चीज और देखते हुए चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो अगर बच्चों देखो आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ये कौन होता है, तो देखो यहाँ पे बच्चों ये कहा गया है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। ठीक है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, पर उनका नाम एरिस्टोटल था। यह एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मतलब विज्ञान के बारे में क्या किया, इसकी खोज की। ठीक है, और जीव जंतुओं की खोज की, अतः इनको ही क्या माना जाता है, द फादर ऑफ बायोलॉजी, या फिर जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। समझ में आया। आगे इसके बारे में फिर से बात करेंगे, अरस्तु के बारे में, मतलब आगे भी जब इनकी टॉपिक को फिर से पढ़ाएंगे तो वहां पे हम सारी बातें करेंगे इनके बारे में। लेकिन अब आगे देखिएगा, जो हमने आपको बताया कि जो आपकी बायोलॉजी है ये बच्चों 2 भागों में टूट जाती है, जूलॉजी एंड बॉटनी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, जूलॉजी की, तो इसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, और जंतु विज्ञान के जो फादर होते हैं, यानी जंतु विज्ञान के जो जनक होंगे, उनको भी, अरस्तु को ही उनका भी जनक माना जाता है। मतलब जो अरस्तु हैं, अरिस्टोटल, इनको ही जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आगे, ये जो आपकी 2 भागों में टूटी थी बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी और बॉटनी में, तो बॉटनी जो है मतलब वनस्पति विज्ञान, इसके फादर कौन है, ये है थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस। ठीक है बच्चों, अगर हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। अच्छा, होप है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आपके चैप्टर वाइज है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका 9th एंड 10th के लिए हो जाएगा, मतलब आपका जो साइंस है वो क्या हो जाएगा, 9th और 10th में जाकर वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर जब आप 11th एंड 12th में जाओगे तो ये आपकी फर्दर डिवाइड हो जाएंगे कुछ इन कैटेगरीज में। ठीक है, मतलब ये आपके साइंस और आगे पढ़ोगे बच्चों, जब आप मतलब अब
एमएससी करने जाओ, बीएससी करने जाओ, उसमें अगर जाओगे तो वहाँ पे आपकी हर एक ब्रांच को फिर से अलग अलग कर दिया जाता है, तो वहाँ पे मतलब ब्रांचेस अक्सर डिवाइड होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजों को आप समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, ये हमारा जो क्लास 9th है उसका 6th चैप्टर है। ठीक है, और जो चैप्टर का नेम है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। और इसमें देखो होता क्या है, या फिर इस चैप्टर का नाम ही द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया। देखो, जितने भी बच्चे जानते होंगे उनको ये पता होगा कि हाँ, इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, सेल को। किसे कहते हैं, सेल को। ठीक है, अब ऐसे आप कह भी सकते हो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, बट आपको पता तो है सेल, लेकिन ये चीजें हुई कैसे, या फिर इसको हम कैसे कह सकते हैं कि यही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, या फिर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका ही है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग आज सारी चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं। या फिर आप डेफिनेशन भी दे दोगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ऐसे आप कह सकते हो। या फिर आप हिंदी में उसे क्या कहते हो, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने डेफिनेशन दी, इसकी परिभाषा दी, या फिर हम कोशिका को कह रहे हैं कि यह क्या है, मूलभूत इकाई है या फिर जीवन की मौलिक इकाई है, तो हम क्यों कह रहे हैं इसको, इन चीजों को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो समझो, ठीक है, सबसे पहले ना क्या हुआ था कि 1585, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने एक डिस्कवरी की थी। पता है किस चीज की डिस्कवरी की थी, उन्होंने दूरबीन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और जब दूरबीन की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने दूरबीन के मैकेनिज्म पर काम करना शुरू किया। ठीक है, और उसमें से एक साइंटिस्ट और थे। ठीक है, और वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चों, रॉबर्ट हुक। ठीक है, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था। ठीक, और जो रॉबर्ट हुक थे ये भी इंस्पायर्ड हुए गैलीलियो से, और इन्होंने क्या किया ना कि उसके बाद में उस मैकेनिज्म पे इन्होंने भी काम करना शुरू किया। और काम करते करते अपने द्वारा, किसके द्वारा, स्वनिर्मित, या हम इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल्फ मेड। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल्फ मेड। ठीक है, सेल्फ मेड यानी स्वनिर्मित एक माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया बच्चों, किसका निर्माण किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया अपने द्वारा, और ये पूरी मैकेनिज्म थी उस दूरबीन के ऊपर डिपेंड। ठीक है, सारी दूरबीन के जो मैकेनिज्म थे उस दूरबीन से एक्सपायर्ड होकर उन सारी चीजों को सीख करके इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, इससे पहले माइक्रोस्कोप बन चुका था, बट इन्होंने उस माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया। इन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप को बनाया। ठीक है, और इसके बाद बनाने के बाद में आप देखे होंगे, अगर हम किसी पेड़ की बात करें, ऐसा कोई पेड़ होता है, उसका जो छाल होती है, क्या होती है बच्चों, छाल होती है। ठीक है, या हम इसे बार्क कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बार्क। इस बार्क के अंदर, मतलब इस छाल के नीचे एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है। देखो, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर आप नीम का पेड़ देखे होंगे, ठीक है, और नीम का जो पेड़ होता है उसमें आप ये समझते हो कि उसकी जो छाल होती है ऊपर की, अगर आप उसको जोर से खींचो तो वो निकल जाती है। ठीक है, और उसके अंदर देखोगे एक ब्राउनिश सा और लेयर बना होता है। ठीक है, तो वो जो ब्राउनिश सा लेयर है उसे हम कह सकते हैं, वो क्या है, कॉर्क। क्या है बच्चों, कॉर्क है। क्या है, कॉर्क। ठीक है, और ये जो कॉर्क होता है यह होता है डेड। कैसा होता है, डेड होता है। ठीक है, तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया कि अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया, और इस माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड तैयार की, किसकी, इस कॉर्क
की। ठीक है, ये जो कॉर्क है इसकी एक स्लाइड तैयार की, एक स्लाइड कहते हैं जो कि तैयार किया। ठीक है, और उस स्लाइड को इन्होंने क्या किया कि अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन किया, यानी उसका निरीक्षण किया। ठीक है, क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, वो जो स्लाइड बनाई थी इन्होंने कॉर्क की, इस कॉर्क का ऑब्जर्वेशन कहाँ किया इन्होंने, उसका निरीक्षण कहाँ किया, उसका निरीक्षण कहाँ किया बच्चों, उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा सारी चीजों को, तो उन्हें कुछ ऐसे उन्होंने जब उस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, किसको, कॉर्क को ऑब्जर्व किया, तो उन्हें कुछ इस तरह की कोशिकाएं दिखी, या फिर हम कह सकते हैं क्या, इस तरह के कुछ चैम्बर दिखे उनको अंदर। ठीक है, और ये जो चैम्बर थे ये उस समय खाली थे। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे कि खाली क्यों कह रहे हैं इसको। ठीक, पहले ये समझ लीजिए, ये जो चैम्बर थे ये कैसे थे, खाली थे। ठीक है, टोटली खाली थे पूरी तरह से ना। अब इसमें ना इन्होंने इसको देखा, और देखने के बाद में ना ये कुछ स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, कैसा, हनी कोम्ब, हनी कोम्ब लाइक, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको कुछ संरचनाएं उसमें दिखाई दी। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम रखा सेल्यूली। क्या नाम रखा बच्चा इन्होंने उसका, सेल्यूली। अच्छा, इन्होंने, अब आपको बहुत से टीचर कहते होंगे इसका नाम उन्होंने सेल रखा, बट सेल जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है और ये एक लैटिन साइंटिस्ट थे, इसलिए हम सेल्यूली ही कह सकते हैं या फिर सेल्यूला कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेल नहीं कह सकते या फिर कोशिका भी नहीं कह सकते कि इन्होंने सबसे पहले उसे देखा और कोशिका कह दिया, क्योंकि कोशिका तो ट्रांसलेशन है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि इन्होंने उसका नाम सबसे पहले क्या रखा, सेल्यूली रखा या सेल्यूला कहा। ठीक है, अब ये जो सेल्यूला था इसका भी एक मतलब था बच्चों, ये मतलब ये था, इन्होंने ऐसे ही बस इसका नाम सेल्यूला नहीं रख दिया, ये जो लैटिन वर्ड है इसका एक मीन्स था, मतलब था, और वो जो मीन्स और मतलब था उसका वो ये था कि इसको ना सबसे पहले जब देखो ना प्रिमिटिव टाइम में, जब मतलब आज से कम 200 साल पहले की बात की जाए, तो वहां पे जो पादरी होते थे या फिर नन की बात की जाए या फिर मॉन्क की बात की जाए, जो भिक्षुक होते थे, पादरी होते थे, नन होती थी, इन सभी को लिए ना ऐसे छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते थे रहने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चर्च में रहते थे या फिर मंदिर में रहते थे या फिर किसी आश्रम में रहते थे, तो वहां पे उनको छोटे छोटे कमरे प्रोवाइड किए जाते थे। ठीक है, छोटे छोटे कमरे ना, और उसी छोटे छोटे कमरे के समान जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपने इस कॉर्क सेल को, मतलब इस कॉर्क को कहाँ ऑब्जर्व किया, इसका निरीक्षण किया कहाँ, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तब उन्हें कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखी जो कि उनको बिल्कुल उसी छोटे छोटे सेल के या फिर छोटे छोटे कमरों के समान दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब इसमें देखो ये जो छोटे छोटे कमरे के समान दिखाई पड़ रही थी, अतः इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल। ठीक है, इससे सेल्यूली का मतलब क्या होता है कि लिटिल रूम। इसका मीन्स क्या होगा बच्चों, लिटिल रूम। सेल्यूली का क्या मीन्स होता है, लिटिल रूम मतलब होता है। समझ में आ गया। ठीक, तो मतलब ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, और कहाँ ऑब्जर्व किया, कॉर्क सेल में। ठीक है, बट बाद में जब लिविंग सेल पता चला कि नहीं ये सेल यही क्या है, हमारी सेल है, क्या है, कोशिका है। ठीक है, अभी तो बस हमें इतना पता था कि ये क्या है, हमारी कोशिका है। ठीक है,
लेकिन इसके आगे की जानकारी हमें नहीं मिली, ठीक है। और ये सारी जो प्रोसेस हुई बच्चों, मतलब जो रॉबर्ट हुक थे, इनका ये माइक्रोस्कोप का बनाना, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन करना या फिर निरीक्षण करना किसका, इस कॉर्क का, ठीक है, ये जो डेड कॉर्क है इसका निरीक्षण करना, ठीक है, या फिर ये जो कोशिका को ऑब्जर्व करना, इस तरह से इसको देखना और देख करके ये सारी चीजें करना, ये कब किया था इन्होंने किया था 1665 में, ठीक है। कितने में किया था बच्चों? 1665 में, ठीक है। सो अगर हम कहें कि ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। तो इसके अनुसार, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं क्या कि जो रॉबर्ट हुक हैं इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, बट अभी रॉबर्ट हुक का नाम आया तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो रॉबर्ट हुक है इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए, अच्छा, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इससे। ये जो प्रोसेस हुआ था रॉबर्ट हुक, ये कब बताए थे इन्होंने? 1665 में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? बट जब इन्होंने इसको इस तरह से, इनको क्या मान लिया गया? द डिस्कवरर ऑफ सेल, ठीक है, मतलब कोशिका की खोज करने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, अतः इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाने लगा, ठीक है। बट एक बात थी बच्चों, ये जो इन्होंने कोशिका खोजी थी, हमने कहा था अभी जो कॉर्क था आपका, क्या था? कॉर्क, ये कैसा था? डेड था, ठीक है। बट ये डेड है, ठीक है। तो ये जो सेल रहे होंगे, जो उन्होंने कोशिका देखी, जो कोष्टक लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर देखे उन्होंने, वो क्या रहे होंगे? वो भी तो डेड ही रहे होंगे ना, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो खाली था, ठीक है। तो मतलब उस समय जब खाली वर्ड यूज किए थे इसलिए यूज किए थे, बिकॉज वो सेल कैसे थे? डेड थे, ठीक है। तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वह सेल कैसी थी? डेड थी। मतलब डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या फिर हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कि सबसे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन बच्चों वो कोशिकाएं कैसी हुई थी? मरी हुई थी, ठीक है। वो कोशिकाएं मरी हुई कोशिकाएं थी, बिकॉज जो कार्क सेल होती है, जब जो कार्क लेयर होता है आपके पेड़ों के ऊपर, ठीक है, या बार्क के नीचे जो कार्क लेयर होता है वो कैसी होती है? वो मृत कोशिकाओं का बना होता। समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा देखिएगा। इसी साल में, मतलब इसी साल में नहीं, हम इसी सेंचुरी में कह सकते हैं, मतलब 1674 में, ठीक है, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। क्या नाम था बच्चों उनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। कब? 1674 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वो भी कब? 1674 में। ये साइंटिस्ट नहीं थे बच्चों, ये एक नाम बिजनेसमैन थे जिनकी एक फैक्ट्री थी, किसकी? ग्लास की। ग्लास मतलब कांच की फैक्ट्री थी, ठीक है। और ये भी क्या थे? इंस्पायर्ड थे उस मैकेनिज्म से, मतलब जो माइक्रोस्कोप बनाने का जो मैकेनिज्म था उससे ये इंस्पायर्ड थे। और इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भी क्या किया? स्वनिर्मित
एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, यानी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण इन्होंने भी किया। ठीक है, किसका निर्माण किया बच्चों? माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्कोप था इसके अंदर इन्होंने भी क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ निरीक्षण किए। और वो निरीक्षण क्या थे? कुछ जो साइंटिस्ट मतलब कुछ टीचर्स कहते हैं या फिर कुछ किताबों में लिखा होता है आपको बच्चों कि वो दांत के स्कब मतलब दांत के खुरचन को, ठीक है, या फिर कुछ में लिखा होता है कि तालाब के पानी। ठीक है, तो ऐसा मतलब ना डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, और जो किताबों में लिखा होता है हम वही जानते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से समझिए, चाहे वो दांत के स्कब यानी कि दांत की जो खुरचन है, जो आप ऐसे खुरचते हो तो उसमें जो व्हाइट मतलब सब्सटेंस निकलता है, या वो रहा हो, या फिर आपके किसी तालाब का पानी रहा हो, उसको क्या किया था इन्होंने, स्वनिर्मित मतलब सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप था इसके अंदर क्या किया, उसका भी ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, अब जब जब इन्होंने क्या किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, तो इन्हें देखने को मिला कि वहां पे ढेर सारी कुछ इस तरह से जीव थे जो कि गमन कर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं मूवमेंट हो रहा था लेकिन उनमें मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने उस मतलब उन संरचनाओं को क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल मतलब होते हैं अत्यधिक सूक्ष्म जंतु, जंतु मतलब जानवर। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने उसको क्या किया, नाम दे दिया। ठीक है, बट बाद में जब और सारी डिस्कवरी की गई, सारी चीजों को पता लगाया गया, तो पता चला कि नहीं, जो एंटोनी मॉन जो थे, एंटोनी मॉन लुवेनहॉक, इन्होंने जो चीज देखी थी, मतलब इन्होंने जो चीजें देखी थी वो चीजें क्या थी, वह भी सेल ही थी। क्या थी, सेल थी। वही चीजें थी जो कि रॉबर्ट हुक ने देखा था। और रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था बच्चों, सेल देखा था। ठीक है, क्या देखा था, सेल देखा था। बट इन्होंने कैसा सेल देखा था, डेड सेल देखा था ना। कैसा सेल देखा था बच्चों, डेड सेल। बट यहाँ पे जो एनिमल थे, मतलब जो एनिमल क्यूल जिसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहा था, वो एनिमल क्यूल मूवमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मूवमेंट। मतलब अब मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ये सेल कैसी रही होंगी बच्चों, ये जो सेल थी वो रही होंगी कैसी, लिविंग रही होंगी। कैसी रही होंगी, लिविंग सेल। मतलब अगर हम कहें कि सबसे पहले लिविंग सेल की, लिविंग सेल, ठीक है, मतलब अगर हम कहें सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी या फिर डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने किया था, तो ये होते हैं आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और कब किया था बच्चों, 1674 में। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि अगर हम कहें कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी या फिर डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, 1665 में किया था। इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद में ना एक साइंटिस्ट, मतलब दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक था एम.जे. स्लाइडेन एंड दूसरा था टी. स्वान। ठीक है, अब जो एम.जे. स्लाइडेन थे और जो टी. स्वान थे, इन्होंने कुछ चीजों का क्या किया, काम किया कुछ चीजों पर, और इन्होंने बताया। ठीक है, मतलब देखो, जो स्लाइडेन थे, ठीक है, यह एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है बच्चों, और जो स्वान थे बच्चों वो आपके जूलॉजिस्ट थे। देखो, स्लाइडेन मतलब बॉटनिस्ट थे, और बॉटनिस्ट मतलब क्या होता है, एक वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, वो क्या थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, और जो स्वान थे वो क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए उनके बारे में आप समझते हैं। तो नाम क्या था बच्चा उनका, जो स्लाइडेन थे उनका पूरा नाम एम.जे. देखो जैकब होता है, एम.जे. मैथ्यूस जैकब स्लाइडेन। ठीक है, उनका नाम क्या था, मैथ्यूस जैकब स्लाइडेन। मैथ्यूस जैकब स्लाइडेन। ठीक है, यहाँ पे आई होगा बच्चों, सॉरी, स्लाइडेन। एंड जो सेकेंड वैज्ञानिक थे उनका नाम था थियोडर स्वान। क्या नाम था बच्चों, थियोडर स्वान।
श्वान, ठीक है। और इन्होंने वर्क कब किया था अपना, मतलब जब ये कार्य कर रहे थे तो इन्होंने सारी कार्य कब किए थे, 1838 टू 1839 तक, ठीक है। मतलब देखो एक बात समझते हैं, यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम बताया गया बच्चों, ठीक है। रॉबर्ट हुक की बात कर ली हमने, इनके बारे में आप जान गए, ठीक है। एंटोनी वॉन की बात की हमने, एंटोनी वॉन लुवेनॉफ, इनके बारे में भी सारी चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैथ्यूस जैकब स्लाइडेन एंड थियोडर शॉन की बात करते हैं। ये भी जो साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपना कार्य कब किया था, मतलब जो वर्किंग इनका टाइम था वो कब था, 1838 टू 1839 तक था, ठीक है। और इन्होंने इसमें बहुत सारी चीजों को बताया, ठीक है। बहुत सारी चीजों को बताया मतलब क्या, देखो पहली बात इनका नाम साथ में लिख दिया जाता है बच्चों ऐसे, ठीक है। बट इन्होंने साथ में काम नहीं किया था, ठीक है। ऐसा देखने में लग रहा होगा कि मतलब ग्रुप रहा होगा, ग्रुप में दोनों लोग ग्रुप में काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था। ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। मतलब इन्होंने जो स्लाइडेन थे ये अपना काम 1838 में किया और जो शॉन थे उन्होंने अपना काम 1839 में किया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, मतलब अलग अलग काम कर रहे थे। ये बॉटनिस्ट थे, ये कैसे थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। हम वो भी लिख देते हैं, ये क्या थे, बॉटनिस्ट, और ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। बॉटनिस्ट थे और जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब जब बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, वर्क किया, ठीक है, काम किया। और सारे कामों को करने के बाद में ना कुछ टॉपिक्स दिए, क्या दिए, कुछ टॉपिक्स दिए, कुछ फैक्ट्स बताए अबाउट सेल। मतलब जो सेल थी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई, ठीक है। और वो महत्वपूर्ण बातें थी क्या बच्चों, सबसे पहला बात किसने बोला था, स्लाइडेन ने बोला था, ठीक है। किसने बोला था, सबसे पहला बात स्लाइडेन ने बोला था कि प्रत्येक जीव जो होते हैं वह कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों, मतलब प्रत्येक जीव जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये किसने बताया, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म ना, सॉरी, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। ये किसने बताया था, हमें स्लाइडेन ने बताया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो शॉन थे इन्होंने बताया कि द सेकंड टॉपिक, ठीक है, शॉन ने, ठीक। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया था एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या कह सकते हैं इसको, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। फिर इसके बाद जो शॉन थे, थियोडर शॉन, इन्होंने अपना एक मतलब इन्होंने भी क्या किया, एक महत्वपूर्ण बात बताई किसके बारे में, अबाउट सेल। और इन्होंने कहा जो सेल है वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल, क्या, स्ट्रक्चरल यानी क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल मतलब क्रियात्मक नहीं होता, संरचनात्मक होता है बच्चों। संरचनात्मक तथा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, TION। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, फंक्शनल, TION, फंक्शनल मतलब हम लोग कह सकते हैं बच्चों, ये क्या होगा, क्रियात्मक, क्या होगा, क्रियात्मक होगा, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक यूनिट होता है। समझ में आ गया, मतलब जो एवरी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो किसको माना गया, सेल को माना गया, ठीक है। किसको माना गया बच्चों,
सेल को माना गया। ठीक है, बाद में ये जो टॉपिक या फिर ये जो बातें किसने बताई थी, स्लाइडेन एंड श्वान ने बताई थी बच्चों, इन्हीं बातों को एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था, शेल थियरी। क्या नाम दिया गया बच्चों उसको, शेल थियरी दिया गया। इसमें 3 टॉपिक है, तो जो आपके अगले वैज्ञानिक थे उनका नाम था रुडोल्फ, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, तब तक आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। ओके, अब हम ये इसको ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड और जो थर्ड पॉइंट था, ठीक है, ये किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विरको। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे और ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने क्या किया कि एक थियरी बताई। ठीक है, एक बात कही बस इन्होंने इस थियरी में, मतलब इस सेल थियरी में तीसरा पॉइंट किसने दिया था, रुडोल्फ विरको ने दिया था। और इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इन्होंने क्या कहा, एक बात बताई बस, ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है ना ऑल सेल, क्या होता है बच्चों, इसका मीन्स ऑल सेल arising from pre-existing cell। ठीक है, इसका मतलब क्या था, all cell arising from pre-existing cell। ठीक है, ये क्या था, इसका मीन्स था, मतलब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वह अपने से पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। समझ में आ गया बच्चों, क्या कहा गया, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कैसे बनती हैं, अपने से पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ ऐसी कोशिकाएं बनाई थी वहां पर अभी कुछ देर पहले, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा, अगर हम मान लें कि ये जो बीच की कोशिका है इसकी किसी तरह से मृत्यु हो जाए तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो स्थान है वो तो खाली हो जाएगा। तो इस स्थान को भरने के लिए नई कोशिका कहाँ से आएगी, वो उत्पन्न नहीं होती है, वह इन्हीं कोशिकाओं से क्या होती है, बनती है और फिर से क्या करेगी, अपनी स्थान को ले लेगी। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब हम इस सेल थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इन चीजों को हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, हम इन चीजों के अकॉर्डिंग, ठीक है, कह सकते हैं क्या, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यहाँ पे कहा गया, किसने बताया था, हमें स्लाइडेन ने बताया कि सेल जो क्या है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। और एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, और सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो श्वान थे इन्होंने कहा इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब ये क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट है, इकाई है। ठीक है, अतः इन सभी चीजों को अगर देखते हुए कहा जाए तो हम एक डेफिनेशन तैयार करते हैं, क्या, द structural and functional unit of life। The structural and functional unit of life, और वो होगा क्या बच्चों, सेल होगी। क्या होगी, सेल। ठीक है, अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सेल, यहां से लिख लीजिए फिर से ऐसे डेफिनेशन, द सेल, यहां से। ठीक है, ये हम डेफिनेशन दे सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ये जो सेल थियरी पढ़ी हमने, क्या पढ़ा,
सेल थियरी पढ़ा, और सेल थियरी किसके द्वारा दिया गया था? एमजे मतलब मैथ्यूस जैकब स्लाइडेन ने और थियोडर श्वान ने दिया था इसको। जो स्लाइडेन थे वह एक बॉटनिस्ट थे बच्चों, ठीक है, और जो श्वान थे ये क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने अपना वर्क कब किया था? इन्होंने वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे कब? 1838 टू 1839 में, ठीक है। और इन्होंने जो भी कार्य किए उसके अनुसार इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें या फिर कुछ फैक्टर्स बताए अबाउट सेल, ठीक है, मतलब सेल के बारे में कुछ इन्होंने बातें बताई। और वो बातें क्या थी कि प्रत्येक जीव, ठीक है, पहली बात ये थी कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, अतः यह जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा समझिए, दूसरी बात ये कही गई कि जो सेल है मतलब जो कोशिका है इसी के बारे में बातें कही गई कि जो कोशिका है ये क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक इकाई भी है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? और इन सभी बातों को बाद में क्या नाम दे दिया गया? एक नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या था? सेल थियरी था, ठीक है। और फिर अतः इसके बाद में एक तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था बच्चों? रुडोल्फ विल्कोक, ठीक है। और इन्होंने एक बात कही, हाँ, लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेसिस दिए थे बच्चों, बाकी प्रूफ किसी और ने किया था, वो उनका नाम था डुजार्डिन, ठीक है। डुजार्डिन ने क्या किया था? इनकी बातों को प्रूफ किया था, ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे आपको, बट अभी बस आप इतना समझिएगा कि इन्होंने बस एक हाइपोथेसिस दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स क्या होता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वह प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होती हैं? बनती हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही निर्मित होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये चीजें? और फिर हम इस सेल थियरी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन, एक परिभाषा तैयार करते हैं कि कोशिका, एक परिभाषा तैयार करते हैं क्या कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसके आधार पर कि जो कोशिका है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज जरूर मिला होगा बच्चों, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इससे लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी की आगे जो चीज़ें होंगी ये हम आपको पार्ट 2 में, मतलब इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें आगे समझाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल को हो सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।